हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है अपने चैनल फर्स्ट स्टेप एकेडमी में। जैसा कि आप जान रहे हैं, अभी हमारा पहले विषय चालू है जिसके विज्ञान के बारे में इसमें अध्ययन कर रहे हैं। 2 टॉपिक हमारे इसमें हो चुके हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम हमने पढ़ लिया है और हमने पढ़ा है पोषक तत्व। पोषक तत्व के अंतर्गत आपने विटामिन जाना, प्रोटीन जाना, एंजाइम जाना, ये सारी चीज़ें आपने पढ़ ली, खनिज लवण वगैरह सब आपने पढ़ लिया। अब हमारा आज नया टॉपिक शुरू हम करने वाले हैं जिसका नाम है पाचन तंत्र। आपको चित्र से समझ में आ रहा होगा। समय की बचत के अनुसार पहले से बना लिया गया है ताकि आपको समझाने में आसानी हो सके। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन यानी आपने अभी जो खाद्य पदार्थ खाया था, पोषण के रूप में, पोषक तत्वों के रूप में जो आपने अभी खाद्य पदार्थ ग्रहण किए थे, जो आपने कार्बोहाइड्रेट ग्रहण किया था, प्रोटीन ग्रहण किया, विटामिन ग्रहण किया, एंजाइम आपकी बॉडी में जनरेट हो रहा है, ठीक है, आपने खनिज लवण लिए, बाहर से लिए, पानी आपने पिया, तो इन सारी चीज़ों को जो खाने के बाद आपके शरीर में मुख के द्वारा प्रवेश होता है, ये सारी चीज़ें पदार्थ, और हमारे शरीर में उनका पाचन होता है। पाचन के उपरांत आपको एनर्जी मिलती है, ऊर्जा मिलती है, जिससे आपने कार्बोहाइड्रेट बताया, कार्बोहाइड्रेट बनेगा और आपकी बॉडी में प्रोटीन बनती है जो आपके लिए ऊर्जा प्रदान करती है, शरीर का वृद्धि और विकास करती है। तो अब हम उस जो प्रोसेस है, जो बॉडी में जो मशीनरी है, कैसे हमारे शरीर में हमने कोई भोजन ग्रहण किया, कैसे वह टूटता है और कैसे हमारे शरीर के लिए ऊर्जा प्रदान करता है, वो हम पढ़ने वाले इस टॉपिक में। आइए शुरू करते हैं। तो पाचन तंत्र होता क्या है? यानी आप मनुष्य के द्वारा जो भी खाद्य पदार्थ खाया गया और उसका पाचन हुआ, और उस पाचन में शरीर के जो विभिन्न अंग मदद करते हैं, उनके द्वारा बनाया गया एक तंत्र सिस्टम को पाचन तंत्र हम कहते हैं। सामान्य सी बात, पाचन तंत्र 2 प्रकार का होता है मनुष्य में, जिसे क्रमशः हम मैकेनिकल और केमिकल पाचन के नाम से जानते हैं। यानी मैकेनिकल प्रोसेस के द्वारा जो पाचन हो, और केमिकल प्रोसेस एंड केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपकी बॉडी में जो पाचन होता है, उससे उसकी हम बात कर रहे हैं। मैकेनिकल प्रोसेस है क्या? अर्थात आपके मुख में भोजन आया, मुख के द्वारा दांतों के उपयोग से भोजन को तोड़ना, यह मैकेनिकल पाचन या मैकेनिकल डाइजेशन के रूप में आपके शरीर में आएगा। और केमिकल पाचन या केमिकल डाइजेशन यानी केमिकल रिएक्शन होना चाहिए। अब यहाँ आपके मुख में दांत होते हैं जो कि मशीनरी की भांति कार्य करते हैं। आपने कुछ भी खाया, वह टूटता है, किसके द्वारा तोड़ा जाता है? दांतों के द्वारा। एक मशीनरी चलती है और उसको तोड़ना, यानी पाचन होता है क्या? खाद्य पदार्थ जो भी आप खाए हो, बड़े बड़े जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ना ही पाचन कहलाता है। आपने सीधा एक निवाला निकला, वह बड़े जटिल अणु है, उसको सरल अणु तोड़ने की कोशिश पहले कौन करता है? दांत। दांत के बाद जब भोजन आपका ये ग्रास नली के थ्रू आपके शरीर में पहुंचता है, पाचन की प्रोसेस शुरू होती है आपके, तो यहाँ केमिकल रिएक्शन आपकी बॉडी में होते हैं। अर्थात एंजाइम की सहायता से भोजन के पाचन क्रिया करना। अर्थात आपके शरीर में भी बहुत सारे सभी अंगों में जो पाचन क्रिया होती है, बहुत प्रकार के एंजाइम पाए, तो उन एंजाइमों के द्वारा आपका भोजन तोड़ा जाता है, उसमें केमिकल रिएक्शन होता है। अर्थात केमिकल पाचन किसमें होगा? आपके आहार नाल वाले भाग में, यानी पाचन की प्रक्रिया जो आंतरिक रूप से होती है। अब आपने जो भोजन ग्रहण किया और दांतों के द्वारा, मुख के द्वारा तोड़ा, तो वहां कैसा पाचन होगा? मुख के द्वारा दांतों को तोड़ना मैकेनिकल प्रोसेस होती है आपकी बॉडी में। अर्थात आप बता सकते हो कि जो मनुष्य का पाचन तंत्र है वह 2 प्रक्रियाओं से निर्धारित होता है, मैकेनिकल और केमिकल। उम्मीद करता हूं इसको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम। अब जो सामान्य सी बात है, पाचन होता क्या है, पाचन की परिभाषा क्या है? अगर 3 नंबर मेंस में आ गया, आपको लिखना कि पाचन की परिभाषा बताइए, तो आपको सिर्फ इतना लिखना कि पाचन है क्या,
आपको समझ में आएगा हमको भोजन को तोड़ना है, ठीक है। भोजन को तोड़ने के लिए हमें भोजन को तोड़ने के लिए जो बड़े बड़े जटिल अणु होते हैं उनको सरल छोटे अणुओं में तोड़ने की प्रोसेस को हम पाचन कहते हैं। पाचन है क्या, तो आपको बताना है जल तथा एंजाइम की उपस्थिति। याद रखना ये वर्ड है एंजाइम। पानी तो रहेगा ही आपके शरीर में, क्योंकि आपने बताया था 70% जो शरीर है वह पानी से ही बना हुआ है, पर पाचन के लिए एंजाइम बहुत मस्ट है। बिना एंजाइम के पाचन नहीं हो पाता है, सिर्फ लीवर में होता है, वो आपको कंडीशन में बताऊंगा। तो जल और एंजाइम की उपस्थिति में, यानी किसकी उपस्थिति अनिवार्य है, एंजाइम उपस्थिति में भोजन के बड़े और जटिल अणुओं को छोटे छोटे सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं। यानी पाचन आपने बताया जल और एंजाइम की उपस्थिति में भोजन के बड़े बड़े जटिल अणु जो आपने ग्रहण किए हैं उनको सरल अणुओं में तोड़ने की क्रिया को पाचन कहते हैं, ठीक है, पाचन कहते हैं। अब पाचन आपने बता दिया। अब थोड़ा सा क्वेश्चन आता है कि पाचन क्रिया या पाचन तंत्र के द्वारा, यह आप उम्मीद है आपको समझ में आ गया उसकी परिभाषा। पूछा जाता है कि पाचन तंत्र के द्वारा क्या 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 कार्य हमारे बॉडी में किए जाते हैं। तो कुछ कार्य हैं हमारे पाचन तंत्र के द्वारा। आपने बताया जो पहला कार्य इसका भोजन का अंतर ग्रहण करना, यानी भोजन को आप मुख के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश कराते हो, पहला कार्य। भोजन या आपने बताया जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य पदार्थ का मिश्रण करना, तोड़ना और परिवहित या परिवहन ट्रांसपोर्टेशन करना बॉडी में। परिवहन करने का कार्य कौन करता है, इस पाचन तंत्र के द्वारा होता है। फिर खाद्य पदार्थ के उपरांत खाद्य पदार्थ के पाचन के बाद अपशिष्ट पदार्थ, वेस्ट मटेरियल जो होता है, अपशिष्ट पदार्थ को शरीर से बाहर उत्सर्जित करना अर्थात एक्सक्रीट करना। कौन मदद करता है, क्योंकि आपने भोजन खाया, भोजन का पाचन हुआ, पाचन होने के बाद आपको बड़ी आंत दिख रही है, बड़ी आंत में आपको मलाशय वाला रेक्टम वाला पार्ट हो रहा है, जो वेस्ट पार्ट होता है आपके भोजन का, वो रेक्टम के थ्रू मलाशय के थ्रू शरीर से बाहर निकलता है, ठीक है। ये भी पाचन की एक प्रक्रिया है, ठीक है। तो इसके कुछ कार्य आपने जाने, भोजन का अंतर ग्रहण करना, भोजन खाद्य पदार्थों को तोड़ना, मिश्रण करना, ठीक है, खाद्य पदार्थों के पाचन के बाद अवशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहर उत्सर्जित करना, वेस्ट मटेरियल शरीर से बाहर निकालना, ठीक है। ये कुछ भोजन के या पाचन की प्रक्रिया का कार्य हो गया। आगे बढ़ते हैं हम। अब आपने बताया कि भोजन के बड़े बड़े जटिल अणुओं को तोड़ने की क्रिया पाचन कहलाती है। तो हमारे शरीर में जो पाचन होता है वह दो भागों में होता है। पहला भाग है हमारे शरीर में पाई जाती है एक आहार नाल, जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। आपको दिख रही होगी यहां से मुख से लगी हुई, ये मुख गुहा की संरचना से लिखी हुई, ये आपकी संरचना ग्रासनली, ग्रासनली का अमाशय, अमाशय के बाद आपको ये दिख रहा होगा छोटी आंत वाली संरचना आई, छोटी आंत की प्रोसेस हो रही है, ठीक है। छोटी आंत में आई, फिर ये आपको दिख रही है बड़ी आंत की संरचना आपको दिख रही होगी, बड़ी आंत। ये सारे आहार नाल के भाग हैं। और इस पाचन की प्रक्रिया में आपकी दो ग्रंथियां मदद करती हैं, यकृत और अग्नाशय, पैनक्रियाज और लीवर।
ये शरीर में पाए जाने वाली दो ग्लैंड्स हैं। ये ग्लैंड्स का भी यूज रहता है पाचन में। ये आहार नाल का भाग नहीं होती, आपको दिख रहा होगा ये आहार नाल ये है। इससे अलग से लगी हुई एक संरचना है यकृत और अग्नाशय। ये आहार नाल के अंतर्गत नहीं आती हैं, पर ये दो ग्रंथियां हैं जो पाचन में मदद करती हैं। तो पहले हम आहार नाल के अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं। हमें किसके बारे में पहले पढ़ना है? आहार नाल के अंतर्गत सर्वप्रथम हमें पढ़ना है मुख, अगला हमें पढ़ना है इसमें मुख गुहा, इसे हम क्या बोलते हैं? बकल कैविटी। फिर आप देख रहे हो ये ग्रास नली, ओएसोफेगस या एसोफेगस, इससे कहा जाता है ओ साइलेंट रहता है। फिर आपका आमाशय, इसको हम बोलते हैं स्टमक। फिर हम पढ़ेंगे छोटी आंत, और हम फिर पढ़ेंगे बड़ी आंत, जिसको हम बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अर्थात आपने बताया जो भोजन का पाचन होता है, मनुष्य के शरीर में एक आहार नाल पाई जाती है। इसकी लंबाई होती है 9 से 12 मीटर। इस आहार नाल में पाए जाने वाले विभिन्न भागों के द्वारा शरीर में पाचन क्रियाओं का प्रारंभ होता है और पाचन होता है। इस आहार नाल की मदद करती हैं दो ग्रंथियां, जिससे ग्रंथि हैं यकृत और अमाशय। आहार नाल में हमें क्या क्या पढ़ना? मुख, मुख गुहा, बगल कैविटी, ग्रास नली, ओएसोफेगस, अमाशय, स्टमक, छोटी आंत और बड़ी आंत। आपको याद रखना आहार यानी मनुष्य के आहार नाल क्वेश्चन आता है। निम्नलिखित में कौन सा मनुष्य के आहार नाल का भाग नहीं है? तो आपको पता है आहार नाल के भाग कौन से नहीं है? यकृत और स्टमक। और आहार नाल के भाग कौन कौन से हैं वो आपको क्लियर है? आहार नाल के कौन कौन से भाग आते हैं? माउथ आता है, मुख, मुख गुहा, ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत और बड़ी आंत। ये दोनों अपवाद है, अमाशय सॉरी अग्नाशय और यकृत लीवर। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आहार नाल के पाचन में आपने बताया आहार नाल की लंबाई 9 से 12 मीटर होती है, इसमें भाग पाए जाते हैं। अब आहार नाल के अलावा आपने बताया दो ग्रंथियां यानी पाचक ग्रंथियां हैं आपके शरीर में, पाचक ग्रंथियां, इसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दो पाचक ग्रंथियां आपकी लीवर है, यकृत और आपका अग्नाशय है। पैनक्रियास। ये दोनों ग्रंथियां आहार नाल की भाग नहीं होती, परंतु आहार नाल में आए हुए भोजन का जो पाचन होता है उसके कार्य में मदद करती हैं ये ग्लैंड्स। ठीक है, तो आपने समझा कि मनुष्य के शरीर में जो पाचन होता है, पाचन आहार नाल जो कि 9 से 12 मीटर पाई जाने वाली आहार नाल होती है उसमें होता है। उसके पाचन में जो भी बहुत सारे अंग हमारे होते हैं वे हमने जाने, उन अंगों की सहायता से पाचन होता है और उन अंगों की सहायता के पाचन के लिए दो ग्रंथियां मदद करती है जिनका नाम यकृत और अग्नाशय है। अब हम पढ़ते हैं आहार नाल का पहला भाग है जिसका नाम है क्या? मुख। पहले हम मुख के बारे में पढ़ते हैं। हमारे शरीर में माउथ, इसी के द्वारा जो भोजन का अंतर्ग्रहण किया जाता है। हम माउथ के बारे में पढ़ते हैं। मुख्य कार्य आपको पता है, इसी आहार नाल के इस भाग द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण, जो आपको मैंने बताया था कार्य में, अंतर्ग्रहण किया जाता है। अंतर्ग्रहण किया जाता है यानी आपने भोजन खाया, आपने एक निवाला लिया और आपने मुख के द्वारा उसको प्रवेश किया, पर यहाँ भी पाचन नहीं हुआ। आपको मैंने बताया मैकेनिकल प्रोसेस है, केमिकल प्रोसेस चालू नहीं हुई है। यानी आपके दांतों के द्वारा टूटा जाएगा। तो मुख के द्वारा भोजन का प्रवेश शरीर में होता है और यहाँ पाए जाते हैं आपके दांत, जिसे आप क्या बोलते हैं? टीथ।
आपके शरीर में इन दांतों के द्वारा भोजन को सर्वप्रथम तोड़ा जाता है। ठीक है, बात हो रही है आपके मुख में पाए जाने वाले दांतों की। दांत के द्वारा भोजन को तोड़ा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। दांत की बात आ रही है, दांत से जो जितने प्रश्न बनते हैं उसकी हम चर्चा करेंगे आपको अभी। यहाँ आपके मुख के द्वारा भोजन प्रवेश हुआ, मुख के अंदर आपका भोजन पहुंचा है और दांतों के द्वारा ही तोड़ा जाएगा। तो दांत की चर्चा करते हैं हम। सामान्य सा प्रश्न बनता है कि मनुष्य, एक सामान्य मनुष्य के शरीर में कितने दांत पाए जाते हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत। कितने दांत पाए जाते हैं? 32 दांत। फिर आपसे पूछा जाता है कि इन 32 दांतों में कितने दांत पूरे जीवन काल में पुनर्स्थापित होते हैं या फिर से आते हैं, या जिसे दूध के दांत से कहा जाता है। ठीक है, या आप जिससे बोलो कि एक बार दांत टूटते हैं और जीवन काल में जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वह दांत दोबारा आ सकते हैं। उन दांतों की संख्या या दांतों की पुनर्स्थापना होने वाली दांतों की संख्या कितनी होती है? तो इन 32 दांतों में मनुष्य में 20 दांत ऐसे होते हैं, 20 दांत जो कि पुनर्स्थापित होते हैं, यानी रीजनरेट होते हैं, दोबारा रीडेवलप होते हैं। ठीक है, इन्हीं दांतों को हम क्या बोलते हैं? दूध के दांत। ठीक है, मिल्क टूथ इसे बोला जाता है, दूध के दांत बोला जाता है। और 32 में 20 घटाएंगे तो हमें मिलेगा 12 दांत। 12 दांत ऐसे होते हैं जो कि स्थायी दांत होते हैं और यह जीवन में सिर्फ एक बार निकलते हैं। ठीक है, स्थायी दांत होते हैं, एक बार निकलते हैं, बार बार ये रिजनरेट नहीं होते हैं। यानी आपके जो सामने जो पोर्शन पाए जाते हैं दांतों के, ये क्या होते हैं? दूध के दांत। जैसे बचपन में हमने, आप देखोगे बचपन से बड़े होते हैं तो हमारे दांत धीरे धीरे गिरते आते हैं अपने आप, और फिर वो उस जगह पे दूसरे दांत भी निकलने लगते हैं। तो ऐसे दांत को बोलते हैं दूध के दांत। पर आप ये देखो, जो पीछे दांत होते हैं जिनके द्वारा भोजन को चबाया जाता है, पीसा जाता है, वो दाढ़ के दांत होते हैं, दाढ़ जिसे आप बोलते हो। इन दाढ़ों पे, जबड़ों पे आपको सिर्फ एक ही बार दांत निकलते हैं। अगर ये दांत गलती से निकल गए तो आपको दोबारा दांत नहीं निकलते हैं। इतनी बात क्लियर हुई? तो 32 दांत होते हैं, जो 20 दांत होते हैं पुनर्स्थापित होते हैं, दूध के दांत कहलाते हैं। 12 दांत एक ही बार निकलते हैं। इन दांतों के द्वारा भोजन का पाचन किया जाता है, या तोड़ा जाता है, सॉरी पाचन नहीं, तोड़ा जाता है। कार्य और संरचना के आधार पर, यानी मनुष्य में कार्य और आकार जो स्ट्रक्चर है दांतों का, कार्य और संरचना के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत बांटे गए हैं। यानी मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के दांत होते हैं, जिन्हें क्रमशः कृंतक, इंसीजर, रदनक, कैनाइन, अग्रचवर्णक, प्रीमोलर और लास्ट हमारा चवर्णक, जिसे मोलर कहा जाता है। यानी आपने बताया कार्य और संरचना के आधार पर मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। इन चारों के नाम है कृंतक, रदनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। स्क्रीनशॉट ले लें। अब इनकी चर्चा करते हैं, इनसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इनकी संख्या कैसे होती है, इसके आधार पर प्रश्न आते हैं। मनुष्य के पहले हम कृंतक दांतों की चर्चा करते हैं। कृंतक, जिसे आपने बताया इंसीजर कहा जाता है। पहला प्रश्न से बनता है, कृंतक दांतों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है? 2, 4, 6, 8। तो कृंतक दांतों की संख्या कितनी होती है मनुष्य के शरीर में? तो बताएगा, समझना, ऐसे दिमाग से आपको लगाना है। कृंतक दांतों की संख्या मनुष्य में 8 होती है। ठीक, 4 ऊपर और 4 नीचे, ऊपरी भाग में 4 और 4 नीचे सामने के दांत होते हैं। इनकी संख्या आपने बताई 8 होती है। अब इनका कार्य क्या होता है? कार्य, कृंतक दांतों का कार्य क्या होता है? भोजन को, जैसे आपने कुछ चीज डाली, उसको काटने की मदद करते हैं। कृंत यानी काटना, काटने का कार्य करते हैं ये, भोजन को काटने का कार्य करते हैं।
फिर आपसे पूछा जाता है कि कृंतक जो दांत होते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले जो कृंतक दांत होते हैं, नर हाथी में जो दांत पाए जाते हैं, आपने देखो नर हाथी के दांत बड़े होते हैं। पूछा जाता है कि मनुष्य के कौन से दांत नर हाथी के दांतों का रूपांतरित रूप होते हैं। अगर मनुष्य के दांत बड़े हो जाएं तो वह किस प्रकार के हो सकते हैं? नर हाथी के दांतों की भांति हो सकते हैं। तो कृंतक दांत जो होते हैं नर हाथी में पाए जाने वाले दांत के रूपांतरित रूप होते हैं। अर्थात मनुष्य कृंतक हाथी दांत में पाया जाने वाला ये नर हाथी पाए दांत का एक स्वरूप होता है। अगर ये बड़ा होगा तो ये इस तरह हो सकता है। ठीक है, ये नर हाथी वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो आपने था पहले कृंतक, दूसरा हम पढ़ेंगे हम रदनक दांतों के बारे में। रदनक जिसका नाम क्या है? कैनाइन। पहले तो इनकी संख्या से प्रश्न आता तो आपको बताना इसकी संख्या 4 होती है। फिर इसका कार्य क्या होता है? भोजन को चीरना फाड़ना। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कौन से ऐसे दांत होते हैं जो कि शाकाहारी जीवों या शाकाहारी जंतुओं में अल्प विकसित अवस्था में होते हैं। क्योंकि जो शाकाहारी होते हैं, घास फूस खाने वाले, हरी सब्जी खाने वाले, उनको भोजन को चीरना फाड़ना नहीं पड़ता। ठीक है, और चीरना फाड़ना नहीं होता। ये जो दांत होते हैं आपके कॉर्नर वाले, लंबे लंबे, 2 ऊपर 2 नीचे 4 दांत, ये भोजन को चीरते फाड़ते हैं। अर्थात ये दांत किसमें विकसित होंगे? मांसाहारी जीवों में पूर्ण विकसित रहते हैं और शाकाहारी जीवों में यह अल्प विकसित अवस्था में पाए जाते हैं। ठीक है, अर्थात शाकाहारी जीव जो होते हैं उनमें ये दांत विकसित अवस्था में नहीं पाए जाते, डेवलप नहीं होते हैं, क्योंकि वह केवल क्या करते हैं? शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। मांसाहारी जो प्राणी होता है वह अपने जानवर को जो भी अपना खाद्य पदार्थ चीरता फाड़ता है, इसलिए उनमें जो शेर वगैरह है तो उनके दांत, कुत्ता है उनके दांत बहुत डेवलप अवस्था में होते हैं। और ये आपसे पूछा है शाकाहारी जीव में कौन से दांत विकसित अवस्था में नहीं पाए, तो आपको बताना रदनक। इनकी संख्या कितनी है? 4। कार्य क्या है? चीरना फाड़ना। स्क्रीनशॉट ले ले इसका। आगे बढ़ते हैं। तीसरा है आपका अग्रचवर्णक दांत, जिसे आपने बोला इसका नाम है प्री मोलर। इन दांतों की संख्या 8 होती है। इनका कार्य जो होता है भोजन को चबाना का कार्य, भोजन को चबाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या 8 होती है। इन लंबे वाले दांत जो नुकीले हैं उनके पीछे दांत पाए जाते हैं। 2 इधर आपके पाए जाएंगे, 2 इस दाढ़ में पाए जाएंगे, 2 ऊपर और 2 इधर। ठीक है, अर्थात 4 नीचे 4 ऊपर वाले जबड़े में पाए जाते हैं। इन दांतों की संख्या होती है 8। कार्य होता है भोजन को चबाना। जो आप कुछ ग्रहण करते हो इन्हीं के द्वारा, इन्हीं दांतों द्वारा चबाया जाता है। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन बनेगा कि शिशुओं में या बाल्यावस्था में बच्चों में कौन सा दांत नहीं पाया जाता। तो हमें सामने के दांत तो धीरे धीरे डेवलप हो जाते हैं, पर जो पीछे वाले दांत होते हैं और बुद्धि दंत होते हैं, तो आपको बताना है जो अग्रचर्वणक वाले भाग हैं, ये दांत हैं, यह शिशुओं में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, यह हुई अग्रचर्वणक की बात। अगला है आपका चवर्णक दांत, जिसे हम बोलते हैं मोलर। तो आपने अभी तक कितने दांत पढ़े? पहला 8 पढ़ा, फिर 4 पढ़ा, फिर 8। 8 4 12, सॉरी 8 8 16, 4 20, यानी 20 दांत आपने पढ़ लिए। टोटल 32 दांत हमारे। अर्थात आपके चवर्णक दांतों की संख्या कितनी है? आपको बताना है। इनकी दांतों की संख्या 12 होती है, पर इसमें जो 4 दांत होते हैं, इनमें जो 4 दांत होते हैं ये मनुष्य में 18 से 28 वर्ष की अवस्था में निकलते हैं। पूरे इकट्ठा नहीं निकल पाते। 8 तो निकल आएंगे, पर 4 दांत जो होते हैं नीचे के, एक इधर एक इधर एक ऊपर एक नीचे, सबसे लास्ट वाले दांत, जिसे हम बोलते हैं क्या? अक्लडार्ड। अक्लडार्ड या बुद्धि दंत। इसी चवर्णक पूछा था, बुद्धि दंत दांत के कौन से भाग होते हैं? तो आपको बताना चवर्णक वाले भाग। कौन से दांत होते हैं? कितनी संख्या होती है इनकी? 4 होती है। कब से किस वर्ष के आयु निकलते हैं? 18 से 28 वर्ष की आयु निकलते हैं। इन दांत जो होते हैं, जैसे आप बड़े होते हैं धीरे धीरे ये दांत निकलते हैं।
अब चौवर्णक दांतों का कार्य क्या होता है? ये भोजन को पीसने का कार्य करते हैं। भोजन को पीसने का कार्य चौवर्णक दांतों द्वारा किया था। चबाने का कार्य अग्रचौवर्णक द्वारा किया था। चार दांत जिसे अक्ल दांत या बुद्धि दांत कहा जाता है। इन दांतों की संख्या 4 होती है जो 18 से 28 वर्ष के आयु में निकलते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया मेरा। आगे बढ़ते हैं। जो मनुष्य में दांतों का निर्माण होता है वह होता है कैल्शियम और फास्फोरस से। जो दांत होते हैं मनुष्य के, यह कैल्शियम प्लस फास्फोरस से मिलकर संयुक्त रूप में यौगिक के रूप में दांत का निर्माण करते हैं। यानी दांतों के रासायनिक यौगिक के रूप में क्या निर्मित होता है? कैल्शियम और फास्फोरस दोनों पाए जाते हैं और दांत का निर्माण ये करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य के जो दांत होते हैं, मनुष्य के दांत में सबसे कठोर भाग या मनुष्य के शरीर में सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? दांत का पाया जाने वाला एनामिल जो दांत के ऊपर होता है, ऊपरी संरचना होती है, दांत में पाया जाने वाला एनामिल जो होता है सबसे कठोर भाग होता है। ठीक है, जो इसका निर्माण होता है वह डेंटाइन से होता है। डेंटाइन नामक पदार्थ इसमें मिला होता है। डेंटाइन नामक पदार्थ से इसका निर्माण होता है और इस कारण से सबसे कठोर भाग कौन सा होता है दांत का? एनामिल यानी ऊपरी भाग। फिर एग्जाम में कभी कभी आपका दांतों का सूत्र पूछ लिया जाता है। अब दांतों का सूत्र क्या भैया? तो आपको पता है हमारे शरीर में 16 दांत पाए जाते हैं, सॉरी 32 दांत पाए जाते हैं, 16 ऊपर 16 नीचे। उसी का सूत्र होता है 2 1 2 3। ये मैंने एक नंबर लिखा, फिर मैंने लिखा 2 1 2 3। सॉरी आपको दिख नहीं रहा होगा, ऊपर लिख देता 2 1 2 3 और इधर 2 1 2 3। ये दांत आपके पाए जाते हैं 21 और 23। ये फॉर्मूला याद रखना। अब आपको पहले मैंने दांत बताए थे इंसीजर, दूसरा आपको मैंने बताया कैनाइन, तीसरा आपको बताया प्रीमोलर और चौथा आपको बताया मोलर। ये आपके ऊपरी जबड़ों के दांत हैं और ये निचले जबड़ों के दांत हैं। आपने बताया जो इंसीजर है, ऊपरी इंसीजर में 2 होते हैं, पर इसमें याद रखना है इसका गुणा करना है हमें 2 से। ऊपरी और निचले का गुणा करना है हमें किससे? 2 से। 2 ऊपरी भाग में पाए जाते हैं आपके इंसीजर। ठीक, तो 2 दूनी 4, यहां 4 हो जाएंगे। 2 निचले भाग में पाए जाते हैं 4। तो आपने इंसीजर की संख्या कितनी बताई? 8। ठीक है, फिर यहां आपने बताई कैनाइन की संख्या, एक कैनाइन ऊपर है एक कैनाइन इधर। ठीक है, और कैनाइन की संख्या कितनी बताई आपने? 4, जिसे आपने बोला रदनक। तो 1 का गुणा 2 से करें तो यहाँ 2 हो जाएगा ये, और इधर भी हो जाएगा 2, अर्थात 2 दूनी 4 दांत हो गए। फिर आपका ये आया प्रीमोलर। प्रीमोलर दांतों की संख्या आपने बताई 8, तो 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4। ऊपरी जबड़े में 2 4 और नीचे जबड़े में 4, ये 8 हो गए। और इधर आप देख रहे हैं 3, 3 के गुणा आप 2 से करोगे तो 6 दांत होंगे, 3 से गुणा 2 से करोगे 6 दांत होंगे। अब आप इनको जोड़ोगे तो आपको दिखेगा 2 + 1 + 2 + 3 इंटू 2 कर देना भाई साहब, बस सिंपल सा फॉर्मूला है ये। फिर नीचे वाले का भी है 2 + 1 + 2 + 3 इंटू 2, ये नीचे के दांत हो गए। अब आप इनको जोड़ो 6 + 4 + 2 + 4, तो 6 4 10 2 12 4 16, 16 दांत ऊपर 16 दांत नीचे। आपके दांतों की संख्या कितनी हो गई दोनों को मिला के? 32 दांत। तो यही आपका दांत का सूत्र है, अर्थात एग्जाम में आया 2 1 2 3 2 1 2 3 2 कर दिया आपने दोनों से। ये आपका सूत्र है, दंत सूत्र। उम्मीद आपको समझ में आ गया। 32 दांतों की संख्या यहां बात हुई। आगे बढ़ते हैं।
अब आपने यहां मुख के द्वारा भोजन को तोड़ा, दांतों की सहायता से तोड़ दिया। अब आपका भोजन पहुंच रहा है यहां मुख गुहा में, मुख गुहा वाले भाग में पहुंच रहा है। अब हमें पढ़ना आहार नाल का अगला भाग है मुख गुहा, जिसे हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी की बात करें हम बक्कल कैविटी यानी ग्रास नली हमारे शरीर में पाई जाती है, जो कि भोजन दांतों के द्वारा तोड़ने के बाद बक्कल कैविटी, आपने भोजन ग्रहण किया, ये पहुंचा कहां, तोड़ने के बाद आपके मुख गुहा में। मुख गुहा में आहार नाल का ये ऐसा भाग होता है जहां भोजन की पाचन की शुरुआत होती है। तो आपसे प्रश्न बनता है आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग है जहां भोजन की पाचन की शुरुआत होती है, मुख, मुख गुहा, अमाशय, अग्नाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो आपको याद रखना मुख गुहा से शुरुआत होगी। आहार नाल का भाग जहां पाचन की शुरुआत होती है, क्योंकि आहार नाल के इस भाग में मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। ठीक है, जिन लार ग्रंथियों की सहायता से लार का स्त्रावण होता है, 3 जोड़ी है, अर्थात इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 6। अब इन लार ग्रंथियों का नाम क्या है, इनका नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि। ठीक है, सब डिंगबुलर लार ग्रंथि और सब, मतलब आपको पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में एग्जाम्स के रिलेटेड बहुत ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। अगला है आपका सब मैन डिगबुलर, सॉरी यहां भी मैंने लिख दिया सब मैन डिगबुलर, और अगली है आपकी सब, इसको बोलते हैं सब लिंगुअल, 2 बार लिख गया था, सब मैन डिगबुलर। यानी पैरोटिड लार ग्रंथि के बारे में मुझे बताना है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, इसका नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि, सब लिंगुअल लार ग्रंथि और सब मैन डिंगुलर लार ग्रंथियां, अर्थात 2 ये होती हैं, 2 ये होती हैं और 2 ये होती हैं। तो 6 आपकी लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनका कार्य क्या होता है, लार रस का स्त्रावण करना, लारों के द्वारा लार रस का स्त्रावण किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन बनता है जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, मानव में पाई जाने वाली, मनुष्य की जो पैरोटिड लार ग्रंथि होती है, जिस प्रकार मनुष्य के कृंतक दांत नर हाथी के दांतों के रूपांतरित रूप होते हैं, तो सांपों में पाई जाने वाली जो विष ग्रंथि होती है, ठीक है, इसके द्वारा वेनम प्रोटीन छोड़ते हैं बॉडी में, सर्पों में पाई जाने वाली जो विष ग्रंथि होती है वह मनुष्य की पैरोटिड लार ग्रंथि का रूपांतरित रूप होती है, अर्थात पैरोटिड लार ग्रंथि सर्पों की विष ग्रंथि का रूपांतरित रूप है, सर्पों के विष ग्रंथि। ठीक है, लार ग्रंथि की बात हो रही है, सैलिवरी ग्लैंड, ठीक है, जिससे सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। तो लार ग्रंथि कौन सी, पैरोटिड, जो कि सर्पों के समान पाई जाने वाली लार ग्रंथि होती है। इन यानी मुख गुहा में हमने पढ़ा आहार नाल कैसा भाग है जहां भोजन के पाचन की शुरुआत होती है। पहली बार यहाँ भोजन का कुछ पाचन होगा, किसी पदार्थ, कोई कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, कुछ ना कुछ यहाँ टूटेगा। मनुष्य में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे क्रमशः पैरोटिड, सबलिंगुअल और सब मैंडिबुलर कहते हैं। ये 3 जोड़ी लार ग्रंथियां अर्थात 6 लार ग्रंथियां पाई जाती हैं, जिनके द्वारा लार रस का स्त्रावण होता है। पैरोटिड लार ग्रंथि जो मनुष्य की होती है वह सर्पों पाई जाने वाली विष ग्रंथि के समान मायने आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले ले इसका।
अब जो आपके शरीर में लार का स्त्रावण होता है, लार ग्रंथियों के द्वारा लार का स्त्रावण, इसी लार में कोई ना कोई एंजाइम जरूर पाया जाएगा। तो मनुष्य की लार ग्रंथियों में एक टाइलिन नामक एंजाइम का स्त्रावण होता है। इस टाइलिन एंजाइम की सहायता से आपके शरीर में भोजन के साथ आया हुआ स्टार्च या मंड का पाचन शुरू होता है, प्रारंभ होगा सर्वप्रथम। और स्टार्च या मंड, जब आप कार्बोहाइड्रेट वाला पहला मेरा वीडियो देखोगे, इसी जब आपका पाचन के यानी पोषक तत्वों का मैंने बताया था, तो स्टार्च या मंड जो पॉलीसेकेराइड प्रकार के आपके कार्बोहाइड्रेट होती है उसका उदाहरण था। अर्थात ये एक ऊर्जा है, इसका तोड़ना है यहाँ, तो ये एक प्रकार की कार्बोहाइड्रेट होती है। तो आपसे पूछा जाए कि आहार नाल किस भाग के द्वारा भोजन के पाचन की शुरुआत होती है, तो आपने बताया मुख गुहा। आहार नाल के मुख गुहा में कौन सा एंजाइम पाचन की शुरुआत करता है, तो आपने बताया टाइलिन एंजाइम। टाइलिन एंजाइम के द्वारा किस चीज का पाचन किया जाता है, तो आपने बताया स्टार्च या मंड का। सर्वप्रथम आहार नाल में कौन से पोषक तत्व का पाचन होता है, तो आपको बताना है कार्बोहाइड्रेट के पोषक तत्व का पाचन होता है। ठीक है, अब जो लार की बात हो रही है जिसके द्वारा पाचन होता है, तो मनुष्य के जो लार का पीएच मान होता है वह होता है 6.8, अर्थात ये कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का। आपको मैंने बताया था पीएच स्केल 0 से 7, 7 से 14 सोरेनसन द्वारा बनाया गया था। अर्थात 0 से अगर 7 में आ रहा है तो ये 7 से कम है, तो इधर आने वाले जितना भी नंबर होगा वह अम्ल होता है। इधर कुछ नहीं होता, उदासीन होता है 7, और 7 से ऊपर क्या होता है, क्षारीय 14 तक। तो अभी यहाँ हम कितना 6.8 लिख रहे हैं, 6.8, तो ये कैसा होगा, अम्लीय होगा। अर्थात मनुष्य में जो पाया जाने लार होता है, लार का पीएच मान 6.8 होता है, जो कि अम्लीय प्रकृति का होता है। तो आपने जाना कि भोजन के पाचन की शुरुआत सर्वप्रथम मुख गुहा से होती है। ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई थी जो पाचन में सहायता करती हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे ये लार ग्रंथि के द्वारा मुख गुहा के द्वारा भोजन यहाँ पचा थोड़ा सा स्टार्च। अब ये भोजन आ रहा है आपको ग्रास नली में, तो अगला लिखना है आपको ग्रास नली। इसे हम बोलते हैं एसोफेगस। आपसे एग्जाम में सिर्फ एक ही प्रश्न बनता है इससे, आहार नाल का ऐसा कौन सा भाग है जहां भोजन के पाचन नहीं होता, तो पहला भाग ग्रास नली, दूसरा बड़ी आंत। तो यहां आपको लिखना है आहार नाल के इस भाग में पाचन नहीं होता और यहां से भोजन आमाशय में पहुंचता है। सिर्फ इसमें इतना लिखना है, क्योंकि पाचन तंत्र पढ़ रहे हैं, पाचन यहाँ हो नहीं का, इसके बारे में ज्यादा अपने नॉलेज लेने की जरूरत नहीं है। तो आहार नाल के इस भाग में, अर्थात किस भाग में, ग्रास नली में पाचन नहीं होता, और दूसरा भाग है आपका बड़ी आंत, तो आगे मैं बताऊंगा डिटेल से। तो 2 भाग ऐसे हैं आहार नाल के जहाँ भोजन का पाचन नहीं होता, एक ग्रास नली और दूसरा बड़ी आंत। और यहाँ आपको दिख रहा होगा, यहाँ से भोजन आपका पहुंच रहा है कहाँ, आमाशय में। अब हम पढ़ेंगे आमाशय के बारे में। आहार नाल का अगला पार्ट है आपका आमाशय, जिसे हम बोलते हैं स्टमक। आहार नाल के ग्रास नली के द्वारा आपका भोजन पहुंचा आमाशय के अंदर। जैसे आपका भोजन यहां आमाशय के अंदर पहुंचा आहार नाल से, तो इस आहार नाल के अंतर्गत चारों ओर, आपको दिख रहा हो, आहार नाल के अंतर चारों ओर जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं, जठर ग्रंथि। तो भोजन जैसे आमाशय में पहुंचा, तो यहां पाई जाने वाली जो जठर ग्रंथियां हैं, भोजन यहां पहुंचा, जैसे भोजन पहुंचेगा आमाशय पाई जाने वाली जठर ग्रंथियां एक रस का स्त्रावण करती है जिसका नाम है जठर रस। इसे हम बोलते हैं
गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस इसे बोला जाता है। यानी जैसे आपका भोजन पहुंचा आमाशय में, आहार नाल के अंदर पाई जाने जठर ग्रंथि तुरंत जठर रस का स्त्रावण करना शुरू कर देंगी ताकि ये पाचन करने में, पाचन की प्रक्रिया यहाँ शुरू हो जाए। अब इस जो जठर रस का जो रासायनिक संगठन होता है उसमें होता है आपका 3 चीजें मुख्यतः होती है जठर रस में। पहला होता है जल, वाटर, ये लगभग होता है आपका 97%। इसका निर्माण कैसे होता है, जठर रस में होता क्या क्या। फिर आपका होता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, यह लगभग आपका 1 से 2% होता है, 97% जल हो गया। और साथ में पाचन के लिए आपको मैंने बताया था बिना एंजाइम की सहायता से पाचन नहीं होगा, तो 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। यानी जठर रस जो बना, भोजन पहुंचा, जो जठर रस का निर्माण हुआ है उसका निर्माण हुआ जल, HCl और 4 प्रकार के एंजाइम के कॉम्बिनेशन से। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो यौगिक के रूप में आपका जठर रस बनता है जो कि भोजन के पाचन में हेल्प करता है। ठीक है, अब ये 4 प्रकार के जो एंजाइम मिलती है मैं चर्चा करूंगा आगे। ठीक है, तो आपने समझा जैसे भोजन आमाशय में ग्रास नली के द्वारा पहुंचा, जठर ग्रंथियां जो कि आमाशय के अंदर पाई जाती हैं, इनके द्वारा जठर रस का स्त्रावण किया जाता है। इसमें जल होता है, HCl होता है और 4 प्रकार का एंजाइम पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। पहले हम बात करते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। मनुष्य के जठर रस के द्वारा जो HCl का निर्माण होता है, जठर रस का जो निर्माण होता है वह होता है, उसका पूछा जाता है आपका पीएच मान। इसका पीएच मान कितना होता है, तो यह 1 से 3 इसका पीएच मान होता है, अर्थात यह कैसा होगा, अम्लीय प्रकृति का, और यह बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, तेजाब से भी बहुत खतरनाक। इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के द्वारा ही आपका शरीर में पाचन होता है, जारण होता है। आपने हिंदी में एक वर्ड सुना होगा जठर आग्नि या जठर अग्नि, यानी जठर यानी जठर रस की बात हो रही। आमाशय में जो अग्नि होती है यानी पेट में लगने वाली आग, यही आग होती है। हिंदी में एक वर्ड होता है जठराग्नि, वही भोजन के पाचन में हेल्प करती है। तो जो यहाँ एसिड का काम है, HCl का जो प्रमुख कार्य है, इसका जो प्रमुख कार्य है भोजन के साथ आए हुए कंकड़ पत्थर को यह गला देता है, क्योंकि हम खाने के दौरान कई बार कंकड़ पत्थर हमारे आते हैं और हम उसको निकाल नहीं पाते, तो आपके कोई दिक्कत नहीं, आपके शरीर में HCl है, कंट्रोल है, ये मजबूत है HCl है, तो आपके सब पच जाएगा। ठीक है, फिर हानिकारक जीवाणु को यह नष्ट करता है। ये इतना हार्ड होता है HCl कि ये हानिकारक जो भी आपके शरीर में पदार्थ आए हैं भोजन साथ, इसको समाप्त करने का कार्य करता है। और अभी समझना है कि जब HCl इतना स्ट्रांग है तो हमारे आहार नाल को क्यों नहीं प्रभावित करता। भोजन आया तुरंत HCl निकलने लगा स्टमक में, तो आहार नाल क्यों नहीं प्रभावित होता है, क्योंकि आहार नाल को भी तो प्रभावित कर सकता है। तो आमाशय या आहार नाल की सुरक्षा के लिए एक म्यूकस झिल्ली अंदर की ओर पाई जाती है। संपूर्ण आहार नाल में एक सुरक्षात्मक आवरण के रूप में म्यूकस झिल्ली निकलती है, यानी म्यूकस झिल्ली पाई जाती है, जिससे म्यूकस रस का स्त्रावण होता है। ये जो म्यूकस रस है वह पूरे आहार नाल को HCl से प्रोटेक्ट करती है। इसी म्यूकस रस की सहायता से जो हमारे शरीर में खतरनाक एसिड का निर्माण हुआ HCl, इसकी सुरक्षा आमाशय की होती है या आहार नाल की सुरक्षा होती है। इसलिए आहार नाल इस HCl से सुरक्षित रहता है, क्योंकि बहुत हार्ड है, सब कुछ गला सकता है, तो हमारी स्किन तो बहुत कमजोर रहती है। ठीक है, तो आपको समझ में आया HCl का कार्य क्या है। इसका पीएच मान होता है 1 से 3, 1 से 3 हो सकता है, यह अम्लीय प्रकृति का होता है, बहुत हार्ड प्रकृति का होता है। इसका कार्य होता है भोजन से आए हुए हानिकारक कंकड़ पत्थरों को गलाना और हानिकारक जीवाणु और विषाणु का समाप्त करना। अब
इसी HCl से सुरक्षा के लिए सबको आहार नाल के अंदर सुरक्षात्मक आवरण के रूप में म्यूकस नामक झिल्ली पाई जाती है, जिसके द्वारा कंटिन्यूअस म्यूकस रस का स्रावण होता है, जो कि आहार नाल की सुरक्षा प्रदान करती है। इससे HCl से इसका स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़े। अब आपका जो जठर रस है, आपने जठर रस के बारे में जल होता है, HCl होता है। अब इसी जठर रस में 4 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है। HCl की सहायता से यहां भोजन जो होता है कैसा हो जाएगा, अम्लीय हो जाएगा, अम्लीय, क्योंकि HCl एसिड है। और ये अम्लीय जो भोजन है यह 4 प्रकार के एंजाइमों की सहायता टूटता है। इसी अम्लीय भोजन को कहा जाता है काइम, अर्थात आपसे पूछा जाता है काइम युक्त भोजन या अम्लीय युक्त भोजन किस संरचना में होता है, तो आपको बताना है अमाशय, क्योंकि यहाँ HCl पाया जाता है, एसिड पाया जाता है। इसी जो अम्लीय युक्त भोजन 4 प्रकार का काइम युक्त भोजन एंजाइम सहायता करते हैं, जिसमें पहला एंजाइम आपका पेप्सिन एंजाइम, क्योंकि बिना एंजाइम की सहायता से पाचन तो हो नहीं सकता। यह प्रोटीन के पाचन की मदद करता है, प्रोटीन के पाचन में, अर्थात आपसे बोला जाए कि आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन के पाचन की शुरुआत होती है, तो इसका आंसर क्या होगा, अमाशय, अर्थात प्रोटीन पाचन का प्रारंभ अमाशय से होता है। और किसकी सहायता से किया जाता है, पेप्सिन के द्वारा, पेप्सिन एंजाइम की सहायता से शुरुआत होती है। क्लियर हुआ। अगला है आपका रेनिन एंजाइम। रेनिन एंजाइम के द्वारा दूध में पाई जाने वाली केसीन प्रोटीन का पाचन होता है। दूध का रंग जो सफेद होता है, आपको मैंने बताया था, व्हाइट होता है केसीन के कारण। ये केसीन का जो पाचन होता है रेनिन एंजाइम की सहायता से होता है। अगला आपका एंजाइम है लाइपेज एंजाइम। इसके द्वारा भोजन में आए हुए वसा का पाचन होता है, लाइपेज एंजाइम के द्वारा। और लास्ट एंजाइम आपका एमाइलेज। इस एमाइलेज एंजाइम की सहायता से आपके शरीर में स्टार्च या मंड का पाचन फिर से होता है, क्योंकि पाचन है भाई साहब, स्टार्च का पाचन पहले मुख गुहा में भी हो चुका है, पर अमाशय में भी होगा। पर अमाशय में कौन करता है, एमाइलेज, और इधर कौन कर रहा था, टाइलिन एंजाइम। अब आपका जो भोजन है वह अम्लीय प्रकृति का हो जाता है, काइम युक्त हो जाता है भोजन। और ये 4 प्रकार के एंजाइम प्रोटीन तोड़ रहे हैं, कोई आपका रेनिन क्या तोड़ रहा है, आपका केसीन प्रोटीन को तोड़ रहा है, लाइपेज के तौर पर वसा फैट को तोड़ रहा है, एमाइलेज आपके स्टार्च या मंड कार्बोहाइड्रेट को तोड़ रहा है। यानी आपके चारों पोषक तत्व हैं वह यहाँ टूट चुके हैं। अब आगे हम बढ़ेंगे, छोटी आंत में हम पहुंचेंगे। आपका अम्लीय काइम युक्त भोजन ग्रहणी नामक या ड्यूडेनम नामक संरचना छोटी आंत से जुड़कर भोजन छोटी आंत में ले जाता है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।